हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे सभी? बढ़िया। चलिए स्टार्ट किया जाए लेक्चर नंबर 3 वेव ऑप्टिक्स का, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे कि अगर मान लीजिए लाइट कहीं इंटरसेक्ट करती है, लाइट वेव, ठीक है, तो क्या हमेशा ब्राइट फ्रिंज ब्राइट ही होगा या फिर डार्क भी आएगा वहाँ पे, उस चीज़ को देखेंगे। जैसे मैं लास्ट क्लास में आपको बताया था, लास्ट लेक्चर में, कि लाइट प्लस लाइट मिल करके कभी कभी डार्क का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो उस सिचुएशन वो कब कैसे होता है, ठीक है, वो सब आज देखेंगे। उससे पहले लास्ट लेक्चर में क्या बात किए थे हम लोग बात किए थे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि जब दो वेव इंटरफियर करती हैं, ठीक है, इंटरफेरेंस होता है दो वेव का, तो वहाँ पे वो दोनों वेव उस पॉइंट वाले पार्टिकल को या फिर उस पॉइंट पे SHM प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली। और उसका नेट रिजल्ट y नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 होता था। और जिसको सॉल्व करके हमने बताया था कि उस टाइप का इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है, दो वेव को कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने आपको समझा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, अब उसमें क्या देखे थे कि मान लीजिए आपके पास कि अलग अलग एम्पलीट्यूड होता था, तो उसका रिलेशन आया था ए नेट का, ठीक है, नेट रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a2 कॉस थीटा, ठीक है। जैसे हम वेक्टर एम्पलीट्यूड को वेक्टर मान करके ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन लगा देते थे, ठीक है। और उसमें एक आपने देखा था कि लास्ट में एक रिजल्ट आया था I इज इक्वल टू I1, मैंने मान लीजिए हमारे पास दो सोर्स है, एक S1 सोर्स है और एक S2 सोर्स है, और इससे एक लाइट यहाँ निकल के वेव जा रही है, एक लाइट वेव यहाँ निकल जा रही है। अब किसी पॉइंट P पे लोग इंटरफियर कर रहे हैं, इंटरफेरेंस हो रहा है इनका। तो यहाँ पे आप इसका मान लीजिए ये x1 डिस्टेंस पे है और ये x2 डिस्टेंस पे है, और यहाँ से जो एम्पलीट्यूड निकल रही है उसको a1 नाम दे दीजिए, इसका a2, ठीक है। और इसका इक्वेशन क्या बनेगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये वेव का इक्वेशन है, एक वेव का इक्वेशन है। बट यहाँ पे इस पार्टिकल इस पॉइंट पे ये वेव इसको क्या प्रोवाइड करती है, SHM प्रोवाइड करती है। तो ये वेव का इक्वेशन SHM कब बन जाती है, जब x का वैल्यू हम लोग को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। हमारे लिए x1 का दूरी ये है, तो इस पॉइंट पे ये SHM दे दिया। फिर सिमिलरली ये वाला वेव भी इसको यहाँ पे क्या प्रोवाइड करता है, सेपरेटली SHM प्रोवाइड करता है। इसका इक्वेशन कैसे बन जाएगा, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के x2, ठीक है। तो दो SHM होते थे और इसमें एक नेट एम्पलीट्यूड आपको फॉर्मूला निकाले थे आपने, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा या कॉस डेल्टा फाई, जहाँ डेल्टा फाई फेज डिफरेंस होता था, वो इन दोनों के फेज को माइनस करेंगे तो डेल्टा फाई निकलता था, है ना। और एक रिलेशन आपने देखा था लास्ट क्लास में, डेल्टा फाई इज इक्वल टू कितना आया था, φ2 माइनस φ1, चाहे φ1 माइनस φ2 जो भी बोलना बोल लीजिए। इसको अगर φ1 मान रहे हैं, इसको अगर φ2 मान रहे हैं, तो φ1 और φ2 करेंगे तो इसमें एक रिलेशन आएगा, डेल्टा फाई इक्वल टू होता था के डेल्टा एक्स, ठीक है, मतलब 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x2 माइनस x1, इतना ही आया था। ये पाथ डिफरेंस होता था, पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस में रिलेशनशिप होता था। ये अपना पाथ डिफरेंस, ये अपना फेज डिफरेंस, pH बोल देते हैं इसको, pH डिफरेंस, और ये अपना पाथ डिफरेंस। चलिए ये चीज हम लोग देखे थे लास्ट लेक्चर में। और क्या जानते थे, और आप ऑलरेडी जानते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है किसी लाइट की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड करती है, उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के हिसाब से वेरी करती है, ठीक है। ये तो आप जानते हैं ना। यहाँ से आप इस एम्पलीट्यूड के रिलेशनशिप को इससे रिलेट करके एक इंटेंसिटी का रिलेशनशिप निकाले थे, और कैसे किए थे, क्या किए थे, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, जिसमें मैंने के नाम दे दिया। अच्छा, जरूरी नहीं कि ये जो के दिख रहा है और वो के जो दिख रहा है सेम है, वो वेव नंबर है, ये कांस्टेंट है, कुछ भी एक कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर जब आपने इंटेंसिटी का जब बात कर दिया, इसका a1 एम्पलीट्यूड, इसका a2 एम्पलीट्यूड, तो इसका इंटेंसिटी भी हम लोग क्या मिलेगा, I1, इसका इंटेंसिटी क्या मिलेगा, I2। तो रिजल्टेंट का जो a नेट होगा एम्पलीट्यूड, ये दोनों को मिला करके a नेट मिलेगा, नेट एम्पलीट्यूड। तो हम लोग को I नेट बोल लीजिए या सिंपली I बोल लीजिए, तो हम लोग का I1 I2 मिल करके I देगा।
तो उसका रिलेशनशिप क्या आया था, चलिए आई नेट के नाम से बोल देते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे वो फिर इसको ए नेट लिख दिया मैंने आज, यहाँ ए लिख दिए थे तो कुछ बच्चे वो एम्पलीट्यूड सेम करने से काट दे रहे थे। ठीक है, ऐसे नहीं होता, ये नेट एम्पलीट्यूड है। फिर नेट इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, I1 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 I1 I2 रूट अंडर 2 I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। यही आया था रिजल्ट आपका इंटेंसिटी के लिए। ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलिए आगे बढ़े। तो हम लोग काम करते हैं, अब बात कर लेते हैं कि लाइट प्लस लाइट। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे लाइट प्लस लाइट मोर लाइट देता है, या फिर इसको हम दूसरा नाम देंगे मैक्सिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी। और कैसे लाइट प्लस लाइट, समझ में आ रहा ना सबको, ये डार्क प्रोवाइड करेगा, डार्कनेस। ठीक है, मतलब आप बोल सकते हैं इंटेंसिटी मिनिमम हो या फिर नहीं हो, वो मिनिमम उसको डार्कनेस बोलेंगे। ठीक है, इंटेंसिटी आइदर मिनिमम ही हो जाए एकदम बहुत नाम के बराबर, या फिर जीरो हो जाए, इंटेंसिटी जीरो, मतलब अंधेरे का इंटेंसिटी क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो इस तरीके का आपको काफ़ी मतलब कि इंटरेस्टिंग चीज़ है, समझ में आ रहा है। इसको उन्हें अभी पढ़ेंगे हम लोग, कैसे ऐसा होता है, लाइट प्लस लाइट कैसे मिल करके मोर लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइट प्लस लाइट मिल करके कैसे डार्क प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यही तो समझने की बात है, विचार उसको समझाने जा रहे हैं। आप देखिए इसको मान लीजिए अभी जस्ट हम लोग इक्वेशन लिखे हैं, एम्पलीट्यूड का रिलेशन क्या आया था जी, ए नेट का आया था रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाई, है ना। और इसका कितना आया था, इंटेंसिटी का कितना आया था जी, आई नेट इजिकल टू आया था I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 कॉस डेल्टा फाई। ठीक है, और यहाँ पे कॉस डेल्टा फाई, फिर से कॉस डेल्टा फाई जो है, वहाँ पे आप जानते हैं डेल्टा फाई क्या होता था, फेज डिफरेंस, है ना। ये बार बार लिख दिया, अभी तक याद हो जाना चाहिए आपको। इसका वैल्यू कितना होता था, k इंटू डेल्टा एक्स, मतलब 2 पाई बाय लैम्डा इंटू x2 माइनस x1, है ना, समझ में आया। चलिए इसको सिंपल रखते हैं, डेल्टा एक्स ही रखते हैं, डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, चलिए फिर इसमें एक चीज़ आपको दिखाना है, अगर हम लोग को यहाँ पे डेल्टा फाई दिया हो इस साइड और इधर डेल्टा एक्स दिया हो, मतलब x2 माइनस x1, तो इसका एक टेबल बनाऊँ मैं, तो क्या होगा, कैसा बनेगा। अगर आपको फेज डिफरेंस दिया हो और उससे आपको पाथ डिफरेंस निकालना हो, तो क्या निकाल पाएंगे कि नहीं। फेज डिफरेंस क्या होता है, एक एंगल ना, एक नंबर, एक एंगल होता है। पाथ डिफरेंस क्या होगा, एक नंबर होगा। ठीक है, तो फेज डिफरेंस अगर मान लूँ मैं कि दिया हो आपको 2 पाई, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग का पाथ डिफरेंस कितना होगा, आप बताइए। आपको पता है फॉर्मूला, फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस रिलेशनशिप आपको याद है, आप जानते हैं। डाल दीजिए डेल्टा फाई का वैल्यू कितना, 2 पाई, तो ये 2 पाई जब पड़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एक्स कितना आएगा, लैम्डा आएगा। तो ऐसे ही आपको डिफरेंट वैल्यूज दे दिए जाएं, ठीक है, तो क्या उसके करस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस बता सकते हैं कि नहीं, या फिर उल्टा कर दें, पाथ डिफरेंस दे दें और फेज डिफरेंस पूछ दें, तो क्या बता सकते हैं, नहीं बता सकते, बता सकते हैं ना। चलिए फिर, तो यहाँ पे कितना लिख दें हम, यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा, और यहाँ पे अगर फिर से हम लोग कितना लिख लें, पाई, तो पाई के लिए यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, अगर यहाँ पाई पड़ेगा तो पाई कैंसिल होगा, लैम्डा बाई 2। यहाँ पे अगर मैं पाई बाई 2 डाल दूँ तो कितना हो जाएगा,
2 से 2 कट जाएगा, पाई बाई 2 सॉरी जाएगा पाई बाई 2 के लिए कितना हो जाएगा जी, पाई बाई 2 हो तो पाई से पाई कटेगा, 1/2 रहेगा तो 1/4 लैम्डा बाई 4 हो जाएगा, है ना, समझ रहे हैं ना। सिमिलरली पाई बाय 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लैम्डा बाई 8। ऐसे ही आपको डिफरेंट फेज एंगल दिया रहेगा तो क्या उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं कि नहीं, इसमें तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है ना। चलिए फिर आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। फिर एक कहानी हम आपको लास्ट लेक्चर में पूछ भी दिए थे और शायद आपको आपके क्लास में डिस्कस भी कर दिए थे, जिसमें आपका जो हमने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि मान लीजिए जो I1 I2 सोर्स हम लोग ले रहे हैं उस जगह पे हम लोग सेम इंटेंसिटी ले लें। मतलब कहने का यह है मेरा कि सोर्स S1 और सोर्स S2 जो हमारे पास है, इसका इंटेंसिटी मैं I1 ले रहा था, इसका इंटेंसिटी I2 ले रहा था। अगर मैं I1 I2 को बराबर ले लूँ, ठीक है, और I1 I2 जब बराबर हो जाएंगे तो उस समय नेट इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, ये हमारा क्वेश्चन था आपसे। और इसको अगर इक्वल मानते हैं तो मान लेते हैं दोनों पे कोई नया कांस्टेंट I0, मतलब कि I1 इज इक्वल टू ऑल्सो I0 है, I2 इज इक्वल टू ऑल्सो I0 है, क्योंकि ये दोनों तीनों बराबर हैं एक दूसरे से। और हमें पता है जनरल फॉर्मूला इंटेंसिटी का I नेट का क्या होता था, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 कॉस डेल्टा फाई, यही होता था ना, समझ में आ रहा है। अगर बराबर हो जाए इंटेंसिटी तो हमें आई नेट का जो वैल्यू आएगा कितना हो जाएगा, I1 के जगह पे भी I0 डालेंगे, I2 के जगह पे भी I0 डालेंगे, 2 रूट अंडर I1 I2 है तो 2 बार I0 आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, एंड बाहर में कॉस डेल्टा फाई रह जाएगा। इसको और आगे बढ़ा कर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई नेट बराबर हो जाएगा 2I0 प्लस 2I0 इंटू I0 स्क्वायर, उसका रूट है, रूट कट के सिर्फ हमें I0 देगा और ये हो जाएगा कॉस डेल्टा फाई। इतना मैथ्स आपको आता होगा ये हमें उम्मीद लगा के बैठे हैं। 2I0 कॉमन ले जाते हैं, 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई लगा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक फॉर्मूला आपको याद होगा, कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही कॉस 2 थीटा की जगह पे सिर्फ थीटा रहे तो क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। एक और फॉर्मूला होता है, साथ साथ में बता देते हैं, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसे ही 2 थीटा की जगह पे सिर्फ यहाँ पे क्या रहे, साइन थीटा रहे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये याद रखेंगे। अगर साइन 4 थीटा हो जाए तो हो जाएगा फॉर्मूला 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। ये चीज़ हमेशा अप्लीकेबल होता है। जो एंगल होगा आपको यहाँ गिवन उसका ठीक आधा हो जाता है डिवाइड करने से वहाँ पे उस साइड। तो ऐसे ही हमारे पास कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस थीटा बाई 2 माइनस 1 है। यहाँ पे हमें कॉस थीटा चाहिए तो कॉस थीटा की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से देखिए आई नेट बराबर हो जाएगा, उसको कंपेयर कर लेंगे, थीटा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे फाई है तो 1 प्लस कॉस डेल्टा फाई की जगह क्या पुट कर देंगे, 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई 2 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2 माइनस 1। ये माइनस 1 और ये प्लस 1 कट जाएंगे। यहाँ से आई नेट बराबर कितना हो जाएगा, 4I0 कॉस स्क्वायर डेल्टा फाई बाई 2, ठीक है। चलिए ये है आपका जनरलाइज्ड इक्वेशन व्हेन बोथ सोर्सेस हैव सेम इंटेंसिटी, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग तो फिक्स कर दिए कि इंटेंसिटी जो सोर्स से निकल रही है S1 S2 से तो I0 है, वो चेंज नहीं होने वाली है। तो इंटेंसिटी जो नेट इंटेंसिटी होगी हमारी इस 4 पे भी डिपेंड नहीं करेगी कि I0 पे भी डिपेंड नहीं करेगी। फिलहाल I0 तो एक बार फिक्स हो गया ना हमारा, तो डिपेंड किस पे करेगी, तो कॉस के फंक्शन पे। समझ में आया। तो हम अगर पूछे आपसे, छोटा सा सवाल यहां पूछते आपसे कि बताइए हमें कि इसका मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगा। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं थोड़ा देर के लिए तो आप हमें बताइए कि ये जो हमें वैल्यू मिला है, ये जो हमें वैल्यू मिला है इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा। आप मैथ्स पढ़े हैं ना, कॉस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, या फिर इस फंक्शन कॉस फंक्शन का नहीं बोल सकते क्योंकि कॉस स्क्वायर दिया है, ठीक है, कॉस स्क्वायर दिया है। आपको पता है कि कॉस थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कहां से कहां वेरी करता है, मैक्सिमम 1 और मिनिमम -1, 1 और -1 के बीच में वेरी करता है कॉस फंक्शन, ठीक है।
तो वैसे ही स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और मिनिमम वैल्यू कितना होगा इसका, cos स्क्वायर थीटा बोल रहा हूं, cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। लेकिन जब बात आएगी cos स्क्वायर थीटा की, उस फंक्शन का बात करूं तो बताइए क्या होगा मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू। तब ये थीटा मतलब कि आपको पता है cos थीटा मैक्सिमम 1, अगर यहाँ पे cos थीटा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा का होल स्क्वायर, तो cos थीटा फिर से हो गया हमारे पास। अब cos थीटा मैक्सिमम 1 पे देता है, इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर से 1 मिलेगा। समझ रहे बात मैं क्या बोल रहा हूँ। अब फिर माइनस cos थीटा, फिर -1 जब पुट करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे फिर भी 1 देगा, मतलब cos स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तो हमेशा 1 रहेगा। ठीक है, तो मिनिमम कितना हो सकता है, तो वहीं 0 हो सकता है ना। समझ रहे बात, इस फंक्शन के लिए 1 हो गया मैक्सिमम, ठीक है, ये मैक्सिमम मिनिमम 0 हो जाएगा मिनिमम। क्या ये सबको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार मैथ्स की किताब ओपन कीजिए और वहां से आप इस ज्ञान को हासिल कीजिए दोबारा से, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप में कमी है अगर नहीं आ रही है समझ में तो। चलिए, तो मैं अब यहां से पूछूं आपसे कि मैक्सिमम इंटेंसिटी यहां से कब होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी इस केस के लिए, बताइए बताइए, आई नेट मैक्स, ठीक है, या फिर सिंपली आप चाहें तो आई मैक्स भी लिख सकते हैं, आपके सुविधा के अनुसार आप दोनों लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप देख लीजिएगा आपको कौन सा इसमें प्यारा लग रहा है, ठीक है, जो प्यारा लगे लिख लीजिएगा। बट यही है कि वो कहानी रिपीट मत कीजिएगा कि इधर भी ए है उधर ए, काट देंगे, है ना, ये नेट था इधर मैंने लिखा था, वो चीज रिपीट नहीं करेंगे आगे से। आई मैक्स कितना हो जाएगा यहां से, इसका मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, मैक्सिमम वैल्यू कब क्या मतलब कितना होगा 1, तो जब ये 1 हो जाएगा तो आई नेट मैक्स कितना देगा हमें 4I0, मतलब 4 टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ, क्या लिख दें, आइदर सोर्स, इंटेंसिटी ऑफ आइदर सोर्स, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक सोर्स का इंटेंसिटी 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस समय आपको जो मिलेंगे दोनों इंटरफेरेंस करेंगे, इंटरफियर करेंगे, उस समय का उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो 4 टाइम्स I0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, कितने 4 गुना बढ़ जाएगी इंटेंसिटी वहां पे। अच्छा, डिपेंड करता है, हमेशा बढ़ेगी ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमेशा इंटरफेयर कर तो बढ़ ही जाएगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मिनिमम ही हो सकती है। देखिए कैसे, मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी जी, मिनिमम इंटेंसिटी कब होगी, जब हमें cos स्क्वायर डेल्टा फाई मिनिमम कब देगा, व्हेन इट विल गिव मिनिमम वैल्यू 0 पे, है ना, समझ में आया। जब cos थीटा कितना हो जाए 180 हो जाएगा डेल्टा फाई, ठीक है, पाई हो जाएगा तो π/2 cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगा, उस समय मिनिमम वैल्यू देगा। तो ये मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0, मैक्सिमम कितना होगा 1, तो मिनिमम वैल्यू पे आई नेट मिनिमम कितना मिलेगा हमें, पुट कर दीजिए इसमें, इस इक्वेशन में पुट कीजिए तो जाएगा 4I0 इंटू 0 मतलब 0, ठीक है, समझ में आया। अभी हम उसका केस निकालेंगे, ठीक है, कि कब वो लाइट प्लस लाइट ब्राइट बन रहा है कब डार्क बन रहा है, उसका केस लेकर आएंगे थोड़ा देर में, जस्ट इसके बाद ही अब, ठीक है। बट इतना समझ आ रहा है मैक्सिमम इंटेंसिटी 4I0 हो सकती है इस वैल्यू की, अब मिनिमम की बात करेंगे तो 0 हो जाएगी, मतलब लाइट प्लस लाइट मिल करके I0 इंटेंसिटी थी, मिल करके 4I0 भी कर सकते हैं, और I0 प्लस I0 मिल करके 0 भी कर सकते हैं, दोनों पॉसिबल, दोनों केसेस पॉसिबल है। तो आते हैं, चलिए उसी पे बात करते हैं, अब सीधा उसी पे आते हैं, पॉइंट पे, मुद्दा पे आते हैं सीधा। इसको मिटा देना, चलिए मिटा तो दिए ही थे, आप लोग अभी मना भी करेंगे तो क्या मान जाएंगे, आप लोग तो वीडियो देख रहे हैं मेरा शूट, मैंने कि ऑलरेडी शूटिंग हो चुका रहेगा, तो आपके बोलने से भी हमको कोई पता नहीं चलेगा। चलिए फिर आते हैं, समझ ऐसा समझिए, ठीक है,
आप इस बात को ऐसा समझिए कि आप इस चैप्टर का बहुत बढ़िया टॉपिक है, इसको समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और आगे का कहानी आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्लियर होगा। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर मैं मोटा मोटी तौर पे बात कर दूं तो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव कब होगा, जब लाइट प्लस लाइट मिलकर के ब्राइट बनाएंगे, और डिस्ट्रक्टिव का मोटा मोटी बात कर दूं कब होगा, व्हेन लाइट प्लस लाइट मिलकर के क्या बनाएंगे, डार्क बनाएंगे। तो ये डिस्ट्रक्टिव का केस देता है। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं कि कब हमारा जो दो वेव्स निकलेगा सोर्स S1 S2 से और जो इंटरफियर करेगा किसी पॉइंट पे, तो वहां पे हमें मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा, उसका कंडीशन क्या होगा, कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा। ठीक है, उसी को अभी समझने जा रहे हैं, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। तो पहला हेडिंग लगाते हैं कंस्ट्रक्टिव का, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बस ये है डॉक्टर का हेडिंग, थोड़ा थोड़ा डॉक्टर भी बन जाते हैं हम कभी कभी। यहां से कुछ पॉइंट वाइज लिख देता हूं, समझाने के लिए तो समझा सकता था, चलिए कुछ थ्योरेटिकली लिख लेते हैं। फ्रॉम तो एक मिनट, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। अभी थोड़ा देर पहले बता भी रहे थे, तो वो तो केस था जब दोनों वैल्यू सेम हो जाए, मान लो I0 I0 हो जाए, जरूरी तो नहीं है कि हमेशा I0 I0 रहेगा, I1 I2 भी तो हो सकता है ना। तो उस केस के लिए हम लोग जनरलाइज फॉर्म निकालेंगे और जरूरत पड़ने पे दोनों को इक्वल पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे, है ना जी। तो हम लोग I1 I2 मान करके सॉल्व करेंगे। तो हम लोग जान गए इस बात को, यहाँ कंडीशन लिख दिया गया आपके सामने कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब दो वेव S1 S2 कहीं मिलेंगे, तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव कब होगा, जब हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो इसमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है ना आपको, चलिए लिखवा दीजिए जल्दी से, अपने मन से लिखवाइए। तो एक बार I max इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 प्लस, पहले इंटेंसिटी लिखवाइए, I max छोड़िए, I लिखाइए, I इंटेंसिटी जो हमारा रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होता था, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos डेल्टा फाई। ठीक है, तो मैक्सिमम कब होगा, इंटेंसिटी I max के लिए क्या होना पड़ेगा, I1 प्लस I2, ये तो हमारा एक बार फिक्स हो गया, सोर्स फिक्स कर दिए हैं, तो इंटेंसिटी 1 इंटेंसिटी 2 फिक्स हो गया। अब एम्पलीट्यूड एक बार अब फिक्स हो गया है, सोर्स S1 से जो एम्पलीट्यूड निकल रहा है, सोर्स S2 से निकल रहा है, वो तो हमेशा फिक्स रहेगा ना जी, थोड़ी ना हमेशा चेंज होता रहेगा, नहीं ना। तो हमारा ये दोनों तो फिक्स हो जाएगा, तो चेंज किसके कारण करेगा, ये हमारा सबसे बड़ा फैक्टर है, इसी वजह से सब कुछ चेंज होगा। ये जब मैक्सिमम दे देगा वैल्यू cos डेल्टा फाई, जब मैक्सिमम हो जाएगा तो ये इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि बाकी सब टर्म तो इंडिपेंडेंट है, एक बार फिक्स हो गए वो तो चेंज नहीं होंगे, बीच में तो चेंज हो नहीं सकते ना। तो जो भी मैटर डिपेंड कर रहा हो किस पे कर रहा है, इस cos डेल्टा फाई पे। तो लिख लेते हैं, अब cos डेल्टा फाई मैक्सिमम देगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होती है, cos डेल्टा फाई की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होती है, तो आपको पता है, अभी जस्ट सारे पर लिखा, तो cos थीटा ही तो है, मैक्सिमम कहाँ रहती है 1 पे। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं I max कितना हो जाएगा हमारा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2, ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर I1 I2 को तोड़ दीजिए, रूट I1 रूट I2, ये कितना हो जाएगा 1, सिंस cos डेल्टा फाई इक्वल टू cos डेल्टा फाई मैक्स इज इक्वल टू कितना 1। यहाँ से इसको और एक तरीके से तोड़ सकते हैं, यानी कि इसको और जनरलाइज कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो क्या आप समझ पा रहे हैं कि सही है, रूट I1 रूट I2 का होल स्क्वायर,
इसको देखिए तो वापस वही इक्वेशन मिल रहा है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बस a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना, समझ गया ना। ये है कहानी मैक्सिमम या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में सबसे बड़ा चीज क्या नोट किया हम लोग कि कॉस डेल्टा फाई कब होता है, कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए फिर इतना समझ गया ना। अब हम लोग लगाएंगे हेडिंग, नीचे में लगाते हैं कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इस ऊपर वाले से क्या हम देख पा रहे हैं, ऐसे ये सब कहानी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बट फिर भी चलिए लिख देता हूं आपके लिए। फ्रॉम अबव we can see that constructive interference is achieved when cos delta phi equal to 1। जब cos delta phi equal to 1 हो रहा था तभी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही थी हम लोग को, समझ रहे हैं ना। तो हमारे लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी का कंडीशन क्या होगा, अगर कंडीशन कोई पूछे कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो उसमें बोलेंगे कॉस डेल्टा फाई, जो इस इक्वेशन होगा अगर वो मैक्सिमम हो गया तो हमें क्या देगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जान गए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कॉस डेल्टा फाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर आप मैथ्स का थोड़ा बहुत आपको ज्ञात हो तो आप ये भी जानते होंगे कॉस थीटा इक्वल टू 1, इसका जनरल फॉर्म याद है क्या, कॉस थीटा इक्वल टू 1 का जनरल फॉर्म क्या होता था, शायद ऐसा होता था थीटा इक्वल टू 2n पाई, ठीक है, 2n पाई, जहाँ n क्या है, समझ इंटीजर्स है ना, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डॉट डॉट जितना भी। तो इसके लिए यहाँ पे अगर मैं जनरलाइज थीटा मान लूँ इसको तो डेल्टा फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2n पाई, है ना, जहाँ लिखेंगे वेयर n इज इंटीजर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 डॉट डॉट, ठीक है। तो n का अलग अलग वैल्यू के लिए डेल्टा फाई अलग अलग आएगा, एक बार 0 आएगा n का 0 के लिए, एक बार 2 पाई आएगा, एक बार कितना आएगा जी 4 पाई 6 पाई डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही हम लोग का आएगा डेल्टा फाई। अगर फेज डिफरेंस, वो जो दो इक्वेशन लिखे थे हम लोग, उसका फेज डिफरेंस आइदर 0 हो जाए माइनस करने से, या फिर 2 पाई आ जाए, या फिर 4 पाई आ जाए, या फिर 6 पाई आ जाए, ऐसे करके अगर रहे इवन टर्म टाइप में रहेगा तो हम बोल सकते हैं कि उससे जो इंटेंसिटी मिलेगी किसी पॉइंट पे ना, वो पक्का है कि इंटरफेरेंस कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव टाइप होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है, सबको क्लियर हो पा रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे मिनिमम के, अब बात कर लेंगे मिनिमम का। चलिए एक चीज और इसमें देख लेते हैं, हम लोग ध्यान देंगे इस चीज को, पाथ डिफरेंस अगर पता रहेगा तो हम लोग साथ साथ में, सॉरी फेज डिफरेंस पता रहेगा तो हम लोग साथ साथ पाथ डिफरेंस भी तो निकाल सकते हैं ना। तो हम लोग दोनों टर्म में बात करेंगे, फेज डिफरेंस में बात करेंगे, अब पाथ डिफरेंस में बात कर लेंगे, क्योंकि एक बार फेज डिफरेंस मिल गया तो पाथ डिफरेंस कुछ ऐसा है ही नहीं, उसमें निकालने का कोई ज़्यादा बड़ा डील है ही नहीं, वो इशू ही नहीं है। डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा होता है, 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स होता है, आप जानते हैं। अगर ये दिया रहेगा, ये तो खुद कांस्टेंट है, तो ये आप बता सकते हैं कि नहीं, डेल्टा एक्स बता सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग काम करते हैं, अगर हमें डेल्टा फाई मिल गया, आप बोल रहे हैं कि अच्छा सर समझ में तो आ गया, मैंने कि दो इक्वेशन जो दिया था आपका, a1 sin ओमेगा t माइनस के x1, a2 sin ओमेगा t माइनस के x2, ठीक है, साथ में इनिशियल फेज φ1 φ2 दिया रहेगा। सर समझ में आ गया, φ1 माइनस φ2 करेंगे आप तो जो फेज डिफरेंस आएगा, अगर 0 आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि वो जो दो मिलेंगे किसी पॉइंट पे, वो वहाँ पे क्या देंगे, कंस्ट्रक्टिव देंगे, ठीक है।
अच्छा, अब पाथ डिफरेंस भी तो बता दीजिए सर। ठीक है, तो हमें पता है वी नो डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, तो यहां से अलग अलग फेज डिफरेंस के लिए पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स, फिर से तो यहां लिखिए डेल्टा फाई डेल्टा एक्स, जीरो पे कितना देगा ये, डेल्टा एक्स कितना आएगा 0, फिर से ये कितना आएगा 2 पाई पे ये लैम्बडा, 6 पाई पे 3 लैम्बडा, सही है ना, 6 पाई 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू डेल्टा एक्स, पाई से पाई तो 3 लैम्बडा। ठीक है, 3 लैम्बडा, 6 पाई का हो जाएगा 8 पाई, 8 पाई पे कितना हो जाएगा 4 लैम्बडा। तो हम लोग इस कहानी के साथ भी हम लोग जा सकते हैं, डेल्टा फाई के टर्म में जा सकते हैं, डेल्टा एक्स के टर्म में जा सकते हैं। अगर कोई बोले कि सर अगर उनका पाथ डिफरेंस जो हम लोग x2 माइनस x1 कर रहे थे, ठीक है, अगर ये इस टर्म में आ जाए, 0 आ जाए, लैम्बडा आ जाए, 3 लैम्बडा आ जाए, 4 लैम्बडा आ जाए, ठीक है, अगर इस टाइप का आएगा तो हम बोलेंगे कि पक्का वहां पे जहां पे भी मिलेंगे लोग, जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं, मतलब जहां पे आपका ये वैल्यू आ रहा है वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो फेज और पाथ डिफरेंस दोनों के टर्म मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सेम तरीके से आपका दिखने को मिलेगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सब कुछ सेम होगा, ऐसे ही होगा, उसमें कुछ नया नहीं होगा, बस वो आपको एक कॉस थीटा का फंक्शन वेरी करेगा वहां पे, उसको याद करना पड़ेगा आपको, या फिर याद होगा मैथ में पढ़े होंगे। तो हम लोग बात कर लेते हैं कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पहले तो बात कर लेते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मिनिमम। जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी क्या होगी, मिनिमम होगी। आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2I1I2 अंडर रूट कॉस डेल्टा फाई। ये मिनिमम कब हो जाएगी जी, ये मिनिमम कब होगी, अब याद कीजिए कॉस थीटा मिनिमम कहाँ पे देता है, कॉस स्क्वायर नहीं, कॉस थीटा बोल रहा हूँ, इस बार ध्यान दीजिएगा। ये मिनिमम कब देगा, ये मिनिमम कब होगा, कॉस डेल्टा फाई मिनिमम कब देता है, कॉस थीटा मिनिमम को होता है -1 पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई मिन इज इक्वल टू कितना जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस नहीं, यहाँ पे क्या जाएगा -2 रूट अंडर I1 I2, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, कॉस डेल्टा फाई को -1 कर दिया, सिंस यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा या फिर कॉस डेल्टा फाई मिनिमम इक्वल टू -1, ठीक है ना, समझ रहे हैं। अब फिर यहाँ पे लगाएंगे हेडिंग क्या चाहिए, कंडीशन, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एक मिनट, आई मीन कितना हो जाएगा, और जनरलाइज कर दीजिए, रूट अंडर I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2I1I2, ठीक है। अच्छा, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो आप अभी जान रहे हैं लाइट प्लस लाइट मतलब मिलकर के अगर डार्क करे तो डिस्ट्रक्टिव कहलाता है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रॉय हो गया, कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन होना मतलब कंस्ट्रक्ट करना मतलब अच्छा होना, ब्राइट होना, ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव मतलब डिस्ट्रॉय होना, डार्क हो गया, है ना, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि ये कब हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का सिचुएशन क्या होना चाहिए, व्हेन कॉस डेल्टा फाई कितना हो जाए, -1 हो जाए, ठीक है। और आपको मैथ्स के रूल से पता है कॉस थीटा -1 पे जो देता है जनरलाइज फॉर्मूला जो होता है, जनरल फॉर्मूला बोलते हैं इसको, जनरल फॉर्मूला कितना होता है, थीटा इक्वल टू कितना आता है 2n + 1 पाई, ठीक है, 2n + 1 पाई, समझ में आया। चलिए ये होता है जनरल फॉर्मूला। सो
जनरल फॉर्मूला फॉर इट विल बी डेल्टा फाई इक्वल टू 2n + 1 पाई। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, और वेयर n इज इंटीजर दैट इज n बराबर 0 +- 1 +- 2 +- 3 डॉट 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 जहाँ तक भी जाते रहिए। ठीक है, तो डेल्टा फाई कहाँ कहाँ कितना कितना दे देगा, 0 पे मतलब कितना जाएगा π/2, और क्या हो सकता है डेल्टा फाई 1 डालेंगे तो कितना जाएगा 3π/2, देन 2 डालेंगे तो 5π/2, 7π/2, 9π/2, ऐसे करके चलता रहेगा सीरीज। ठीक है, सिमिलरली पाथ डिफरेंस बात कर लेगा, पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? डेल्टा फाई इक्वल टू होता है 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा फाई एक्स यहाँ बना लीजिए, यहाँ डेल्टा एक्स बना लीजिए। तो डेल्टा फाई अगर हम लोग को दिया रहा है कितना π/2, तो उस समय π/2 पे कितना देगा, π/2 से π/2 इक्वल टू हो जाएगा 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। पाई से पाई कैंसिल आएगा नीचे, तो λ/4 हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये जाएगा λ/4। और क्या है 3λ/2 पे 3π/2 पे ये कितना जाएगा 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। पाई से पाई कट, तो ये जाएगा कितना जी, यहाँ से 2 नीचे नीचे जाएगा तो डेल्टा एक्स कितना जाएगा 3λ/4। अब ऐसे नीचे नीचे आप कर सकते हैं अपने से। तो ये हो गया कहानी पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब आपको दो सोर्स S1 और एक S2 यहाँ कहीं पॉइंट पे मिल रहे हैं। ये x1 डिस्टेंस है, x2 डिस्टेंस है। ये मान लेते हैं 7.5 लैम्बडा है, और ये मान लेते हैं 8 लैम्बडा है। ठीक है ना, आपसे कोई डेल्टा एक्स पूछेगा तो कितना बताएंगे आप, 8 लैम्बडा माइनस 7.5 लैम्बडा। ठीक है, मतलब λ/2 किस सिचुएशन में आता है, देखिए तो λ/2 किस में आता था, उस केस में आता था क्या, कंस्ट्रक्टिव में। कहीं भूल हुआ है लग रहा है, समथिंग आई हैव डन मिस्टेक समवेयर आई थिंक। π/2 है ना, π/2 0 पे π/2 देगा 3π/2 एक्सक्यूज मी। टू π/λ इंटू डेल्टा एक्स, ये दोनों कट जाएंगे तो कितना है π/4 आ रहा है ना, π/4 π/2 होना चाहिए था, कुछ ना कुछ तो भूल हो गया है। -1 होगा क्या, नहीं 2n + 1 होगा। ठीक है, 2n + 1, तो ये 2n + 1 होगा तो π/2 देगा 0 पे, फिर 3π/2 5π/2 1 मिनट, π/2 का 0 पे पाई देगा ना, और 1 पे थोड़ा सा भूल हुआ है यहीं पे, ये जाएगा 0 पे कितना पाई, ये कितना हो जाएगा 1 पे 3π। ठीक है, तो पाई इक्वल टू जाएगा 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। पाई से पाई कट हो जाएगा λ/2। ठीक है, यही भूल हो गया था। ठीक है ना, समझ में आया? 3π देना कितना जाएगा 5π। इसका अगर वैल्यू हम लोग जनरलाइज फॉर्म पुट करें, ये फॉर्मूला पुट करें यहाँ पे, तो कितना जाएगा 2n + 1 लैम्डा इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ से डेल्टा एक्स क्या मिल जाएगा, पाई से पाई कट हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा 2n + 1 λ/2। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला हो गया।
यहाँ पे n वही 0 + 1 +-1 +-2 +-3 +-4 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो डेल्टा एक्स यहाँ से कितना कितना आ जाएगा, एक बार 0 पुट कीजिए तो कितना जाएगा λ/2, 1 पुट कीजिए तो कितना 3 λ/2, 2 पुट कीजिए तो कितना 5 λ/2, ऐसे करके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो डेल्टा एक्स हम लोग को λ/2 दे रहा है, तो यहाँ से जो सोर्स से लाइट और वेव मिलेंगी इस पॉइंट पे, इस तरीके से पाथ डिफरेंस होगा, तो ये पक्का है यहाँ पे कैसा होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा, सॉरी डिस्ट्रक्टिव है ना, डिस्ट्रक्टिव है ना, λ/2 किस में आ रहा है, डिस्ट्रक्टिव में आ रहा है, पाथ डिफरेंस λ/2 है तो डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, इस तरीके से एक कहानी आपका कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव का है, तो इसको देखिए। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, YDAC लेकर आएंगे आपके लिए। चलिए, थैंक यू।